हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो टीडीएस के बारे में बताऊंगा कि टीडीएस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और गवर्नमेंट टीडीएस क्यों डिडक्ट करती है और इसके क्या क्या पर्पस होते हैं और इसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं और लास्ट में यहाँ पर बताऊंगा यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात अगर मैं टीडीएस की बात करूँ यहाँ पे, तो टीडीएस क्या होता है यहाँ पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और जिसका मेन पर्पस यहाँ पर ये होता है यहाँ पे कि अगर कोई भी पर्सन अपनी कोई भी इनकम को क्या करता है, जनरेट करता है और उस इनकम के ऊपर क्या लगता है आपका टीडीएस क्या होगा आपका एप्लीकेबल होता है। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है यहाँ पे कि जो टीडीएस होता है यहाँ पे वो कौन डिडक्ट करेगा और कितनी इनकम पर डिडक्ट करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या कर रखा है यहाँ पे, एक स्लैब रेट बना रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि अगर कोई पर्सन इतनी इनकम क्या करता है, अर्न करता है, सैलरी के ब्याह पर, कमीशन के ब्याह पर, रेंट से कोई इनकम कमाता है या कोई कमीशन से कमाता है, तो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। अगर उन सब पे क्या करता है कोई भी पर्सन अपनी इनकम को क्या करेगा, अर्न करेगा, उस पर्सन पर क्या लगेगा आपका टीडीएस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे, टीडीएस के अंदर दो पर्सन होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, जो काम देता है, और एम्प्लॉय का मतलब होता है जो काम करता है। तो सपोज दैट अगर मेरी कोई कंपनी है और मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो जो भी एम्प्लॉय मेरे पास क्या करेगा, काम करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट मैं उनको सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सैलरी के बेस पर अब सैलरी उसके लिए क्या हो गया, एक इनकम का सोर्स हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जब उसको सैलरी प्रोवाइड करूंगा उससे पहले उसका क्या कर लूंगा यहाँ पे, टीडीएस एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेट पे उसका टीडीएस क्या कर लूंगा, डिडक्ट कर लूंगा और आफ्टर डेट उसको क्या करूंगा, सैलरी प्रोवाइड करूंगा। तो सामने वाले का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपने जो मेरी बात करी थी यहाँ पे सैलरी की, सपोज दैट आपने 50,000 रुपये बात करी थी, बट आपने 10% आपने टीडीएस काट लिया, तो उसको जो मैंने अमाउंट दिया है यहाँ पे वो 10% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद अमाउंट दिया, तो उसको जो अमाउंट उसको मिला है वो 45,000 मिला है, बट उसकी जो एक्चुअल सैलरी है वो 50,000 ही है यहाँ पे। तो इसके अंदर जो आपका 5,000 है वो आपका टीडीएस है, और वो टीडीएस किसने डिडक्ट किया है, जो एम्प्लॉयर है, जो उसको सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करेगा, उस पर्सन के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी कि भाई वो पर्सन क्या करेगा यहाँ पे, एक प्रकार से 5,000 क्या करेगा यहाँ पे, एक प्रकार से गवर्नमेंट को पे आउट करेगा। अब उसको वो टीडीएस का क्लेम कैसे मिलेगा, जब वो आगे जाकर के क्या करेगा यहाँ पे, अपनी इनकम टैक्स फाइल करता है यहाँ पे, तब जाके उसको क्या मिल जाएगा, उसका रिफंड मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा एक टीडीएस का एक मतलब होता है यहाँ पे कि जो टीडीएस होता है यहाँ पे वो एक प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, और इसका इम्प्लीमेंट करने का मेन रीजन यही था कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी इनकम को अर्न करता है तो उसमें क्या करते थे लोग, टैक्स इवेजन करते थे, टैक्स को हाइड कर लेते थे या चोरी कर लेते थे यहाँ पे। तो उसको रोकने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिससे कि वो क्या करेंगे, जो भी पर्सन अपनी इनकम कमाएगा एट द टाइम ऑफ जब उसको इनकम मिलेगी उसी टाइम उसका टीडीएस क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो जो टीडीएस होता है वो सोर्स ऑफ इनकम पर लगता है आपका। अब देखो उसके क्या होते हैं यहाँ पे, पर्पस क्या क्या होते हैं यहाँ पे टीडीएस के यहाँ पे। तो फर्स्ट होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टैक्स का, और सेकंड होता है रेगुलर इनकम स्ट्रीम फॉर गवर्नमेंट का। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स में यहाँ पे कि टीडीएस इंश्योर दैट टैक्स इज कलेक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम इटसेल्फ, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंस्टेंस ऑफ द टैक्स इवेजन। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो आपका पर्पस है यहाँ पे, मेन रीजन यहाँ पर यही है कि सबसे पहले तो वो क्या करता है, टैक्स इवेजन को रोक रहा है यहाँ पे। अब कैसे रोक रहा है, तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो टीडीएस क्या होता है, एक प्रकार से एक ऐसा टैक्स होता है जो एडवांस के फॉर्म पर आपकी इनकम पर ले लिया जाता है। जैसे एग्जांपल फिर से मैं क्रिएट करता हूँ कि फिर से वही दो पर्सन है यहाँ पे, मैं सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखो पर्सन की सैलरी जो प्रोवाइड हो रही है तो वो सैलरी उसकी इनकम है यहाँ पे, तो उसको तो क्या करना होता है यहाँ पे, इनकम टैक्स फाइल करना होता है। बट कुछ केसेस में क्या होते थे यहाँ पे, जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो सैलरी को एक प्रकार से बोल सकते हो, सैलरी तो उनके लिए इनकम है बट वो अपनी इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, और जब वो इनकम टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो उनकी इनकम तो हो रही है बट वो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे, तो ये क्या होता था, टैक्स इवेजन होता था यहाँ पे। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिससे हम क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। और टीडीएस के केस में ये बोला गया कि भाई जो पर्सन इनकम देगा
उस पर्सन के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी कि जिस वक्त वो इनकम दे रहा होगा उसी वक्त आप क्या कर लोगे, उसका टीडीएस क्या कर लोगे, डिडक्ट कर लोगे यहाँ पे। तो एट द टाइम ऑफ जब वो टीडीएस को डिडक्ट कर लेता है, तो जब वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, टीडीएस को डिपॉजिट करेगा ना, तो सामने वाले को अमाउंट कब मिलेगा, जब वो इनकम टैक्स फाइल करेगा। अगर वो इनकम टैक्स फाइल भी नहीं करेगा बट तो वो ऑलरेडी तो क्या कर चुका, वो टैक्स तो पे कर चुका है ना, तो इस वजह से उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका टैक्स इवेजन है उसमें रिड्यूसिंग करने के लिए वो हेल्प करा है यहाँ पे इसने, ठीक है। और सेकंड चीज ये बताओगे यहाँ पे कि टाइम टू टाइम आपको पता है कि जो टीडीएस होता है यहाँ पे वो इनकम जनरेटर पर लगता है आपका, जो तो टाइम टू टाइम जो आपका गवर्नमेंट होते हैं उनके पास वो अमाउंट जा रहा होता है यहाँ पे। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं, आपके की फीचर्स आते हैं। की फीचर्स में क्या होता है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि जो टीडीएस होता है वो एप्लीकेबल किस पर होता है। तो टीडीएस इज एप्लीकेबल टू वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम सच एज सैलरी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, रेंट, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, अलग अलग जितने भी टाइप्स की आपकी इनकम होती है उन सब पर क्या लगता है, आपका टीडीएस क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब इनकम तो देखो हर कोई कमा रहा होता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर इसकी लिमिट क्या होती है यहाँ पे। तो हर एक इनकम की अपनी गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, एक लिमिट सेट कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि हर एक इनकम की एक लिमिट डिफाइन कर रखी है कि अगर कोई पर्सन इतनी इनकम कोई कमाएगा, अगर उसको इससे कम अमाउंट उसको मिलेगा तो उस पर कोई टीडीएस का अमाउंट आपका डिडक्ट नहीं होगा। अगर मोर देन उस लिमिट से ऊपर जा रहा है उसका अमाउंट, तो उस पर टीडीएस क्या होगा, आपका डिडक्ट होगा। उसका जो रेट है यहाँ पे वो भी आपका क्या होगा, अलग अलग रेट पर आपका एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ, जैसे कि जो इंटरेस्ट आपका डिविडेंड है, अब जो डिविडेंड का जो सेक्शन है वो 194 है, तो 194 के अंदर एक लिमिट सेट कर रखी है गवर्नमेंट ने कि भाई 5000, अगर उसको क्या मिल रहा है 5000 से मोर देन 5000 अमाउंट उसको मिलेगा, तो उस पर क्या होगा, आपका टीडीएस क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। और टीडीएस अगर एप्लीकेबल होगा तो उसका टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। बट अगर मान लो उसका उसको लेस देन 5000 उसको अमाउंट मिल रहा है डिविडेंड का, तो उस वाले केस में उसका कोई भी टीडीएस उसका डिडक्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो ये केस निकल के आता है। तो हर एक इनकम की एक लिमिट सेट कर रखी है गवर्नमेंट ने, अगर उसके ऊपर जाएगा तो ही आपका टीडीएस क्या होता है, आपका एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज उस पर कोई भी टीडीएस का अमाउंट कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं रेट्स की बात करूं यहाँ पे, तो हर एक टीडीएस के अंदर क्या होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको रेट मिलेंगे यहाँ पे, बट वो डिपेंड करते हैं आपकी नेचर ऑफ इनकम, मतलब कि आपकी इनकम कैसी है यहाँ पे, और साथ ही साथ वो उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं यहाँ पे जो रिसिपिएंट है यहाँ पे, जो एक प्रकार से इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है। जैसे अगर मान लो मैं कोई किसी एम्प्लॉय को कोई सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सैलरी किसके केस में, सैलरी किसको दे रहा हूँ, एक इंडिविजुअल पर्सन को दे रहा हूँ, एक मेल एंड फीमेल पर्सन को दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल का अपना अलग रेट डिफाइन है, सेम कंपनी, फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इन सबका अलग रेट डिफाइन होता है। तो अगर उस वाले केस में अगर उसको कोई अमाउंट मिलेगा तो उसके केस में आपका अलग आपको क्या होगा, टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट होगा, और इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, आपका टीडीएस का अमाउंट डिफरेंट टाइप से क्या होगा, आपका डिडक्ट किया जाएगा। अब देखो टीडीएस डिडक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको कि दो पर्सन्स होते हैं, या फिर आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो, डिडक्टर और डिडक्टिव भी बोल सकते हो। तो जो पर्सन क्या करेगा, एक प्रकार से पेमेंट करता है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, यहाँ पे डिडक्टर होता है। और वही पर्सन क्या करेगा, यहाँ पे टीडीएस की क्या करता है, यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट क्या करता है, डिडक्ट करता है रिसिपिएंट का जो भी अमाउंट होता है। और जो रिसिपिएंट होता है यहाँ पे, जो एक प्रकार से पेमेंट को रिसीव करेगा, वो हमारे लिए क्या होता है, यहाँ पे डिडक्टिव होता है। अगर मान लो मैं एक प्रकार से एग्जाम्पल देता हूँ, फिर से कोई भी एक अच्छा सा क्रिएट करता हूँ कि मान लो मैंने क्या करा है यहाँ पे एक प्रकार से, हाँ लेट्स से एग्जाम्पल है कि जैसे एक ड्रीम 11 है। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ पे टीम बनाते हैं, और टीम बनाने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्सन हमें पेमेंट देगा, तो हमें पेमेंट कौन दे रहा होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है। तो जैसे सपोज दैट अगर वो ड्रीम 11 मुझे अगर वो पेमेंट देगा, तो उस वाले केस में वो क्या हो गया, यहाँ पे एक डिडक्टर हो गया, और रिसिपिएंट मतलब कि उस पेमेंट को रिसीव कौन करेगा, मैं रिसीव करूंगा, तो मैं क्या हो गया, एक डिडक्टिव हो गया। तो वो पर्सन क्या करेगा, जब मैं कोई भी अपनी टीम बना करके अगर मैं कोई भी अमाउंट क्या करूंगा, यहाँ पे उसको अर्न करूंगा, यहाँ पे मेरी कोई भी इनकम अर्न होगी, तो उस वाले केस में डिडक्टर क्या करेगा, मेरी उस इनकम पे एक सर्टेन अमाउंट पर एक टीडीएस क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। तो जो पर्सन टीडीएस को डिडक्ट करता है वो पर्सन कौन होता है, यहाँ पे डिडक्टर होता है। और जो पर्सन एक प्रकार से बोलोगे यहाँ पे, जिस पर्सन का टीडीएस कटता है, जिस इनकम पे जिस पर्सन का टीडीएस कटेगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिडक्टिव हो जाएगा। तो मेरी इनकम के सोर्स पर क्या हुआ, यहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट किया गया है, तो मैं क्या हो गया, डिडक्टिव हो गया। बट किसने डिडक्ट किया, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है, जो मुझे वो पेमेंट दे रहा है, उस पर्सन ने क्या करा है, टीडीएस को डिडक्ट किया है, तो वो पर्सन कौन हो गया, यहाँ पे डिडक्टर हो गया। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका 10 नंबर आता है।
तो every deductor who is liable to deduct TDS is required to obtain a tax deduction collection account number and quote it in all TDS return, TDS certificate and other documents। अब 10 नंबर क्या होता है यहाँ पे, ये 10 नंबर का होता है जिसमें आपके 4 अल्फाबेट्स होते हैं और 5 न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं और लास्ट में क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है। और जो 4 नंबर में से जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट होते हैं उसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होते हैं यहाँ पे वो ओनली फॉर अल्फाबेटिकल होते हैं, जो आपके ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल जेड तक कुछ भी हो सकते हैं। जिसमें आपका जो फोर्थ कैरेक्टर होता है वो 10 नंबर के होल्डर नेम को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। जो 10 नंबर बताता है कि 10 नंबर किसका है। जैसे किसी राम का है तो आर लिखा हुआ आ जाएगा, श्याम है तो एस लिखा हो जाएगा, फोर्थ कैरेक्टर। और उसके बाद जो 5 कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे वो न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं, जो 0001 से लेकर 5 to 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, एक अल्फाबेट होता है। तो इस तरीके से क्या बनता है, आपका एक 10 नंबर बनता है। और 10 नंबर बनवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपको एक NSDL की वेबसाइट पे जाना होता है। वहां पर जाकर के आपको क्या करना होता है, अपना 10 नंबर आपको बनवाना होता है। जैसे कि आपने अपना पैन कार्ड बनवाया होगा, सेम एज वेल एज आप लोग भी क्या करते हो, यहाँ पे 10 नंबर भी अपना अप्लाई करवाते हो। तो जो इसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 49B होता है, जिसके बेस पर अपना 10 नंबर आप लोग अप्लाई करते हो यहाँ पे। वो अप्लाई करने के बाद वही जिसके पास 10 नंबर होगा वही पर्सन क्या करता है, TDS को डिडक्ट करता है। तो अगर मान लो मैं एक प्रकार से बोल सकते हो यहाँ पे कि मैं एक इनकम कमा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई भी 10 नंबर की मैं कोई इनकम कमा रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे पास 10 नंबर होना चाहिए। बट जो मेरा TDS क्या करेगा, डिडक्ट करेगा इन केस में, तो उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 नंबर होना कंपल्सरी है। अगर उसके पास 10 नंबर नहीं है तो वो पर्सन कोई भी अमाउंट मेरा TDS का डिडक्ट नहीं कर पाएगा। आप लोग कहीं पे काम करते होंगे सैलरी के केस में, तो जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर के पास क्या रहेगा, आपका 10 नंबर रहता है। तो उस 10 नंबर के बिहाफ पर आपका TDS क्या करता है, डिडक्ट करता है। इसके अंदर कंडीशन एक और होती है कि इसमें क्या होता है, जो 2 पर्सन होते हैं, जो डिडक्टर और डिडक्टी होता है, तो डिडक्टर के पास क्या होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए। और जो डिडक्टी होता है उसके पास पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। अगर मान लो अगर कोई पर्सन इनकम कमा रहा है और उस पर्सन का TDS उसका डिडक्ट करना है, बट उसके पास अगर पैन कार्ड नहीं है, तो अगर पैन कार्ड नहीं होता तो उस वाले केस में आपका क्या रहता है, फ्लैट आपका डिडक्शन किया जाता है, या 30% या फिर 20%। वो स्लैब रेट के अंदर गिवन होता है कि भाई अगर तुम ये वाली इनकम कमाओगे, जैसे सैलरी की इनकम है। अब अगर मान लो किसी को मैं सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जो सैलरी है यहाँ पे, तो जो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय के पास पैन कार्ड नंबर नहीं होगा तो उसके ऊपर जो TDS डिडक्ट किया जाएगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ओनली फॉर 30% फ्लैट रेट पर क्या कर दिया जाएगा, इसका डिडक्शन किया जाएगा। अगर मान लो पैन कार्ड होगा तो उसके बेस पर आपका स्लैब रेट के बेस पर क्या किया जाएगा, आपका TDS का अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। अगर मैं TDS सर्टिफिकेट की बात करूं यहाँ पे, तो आफ्टर डिडक्टिंग TDS द डिडक्टर इशू ए TDS सर्टिफिकेट टू द डिडक्टी। दिस सर्टिफिकेट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ TDS डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। इसका मतलब समझना है कि जो पर्सन TDS को काट रहा होता है वो पर्सन क्या करेगा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बना करके देता है, जिससे आप चालान नंबर बोलते हो ITNS 281। और उस चालान नंबर के बेस पर आपका पूरी डिटेल्स लिखी रहती है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या था और किस 10 नंबर के थ्रू आपका TDS का अमाउंट क्या करा है, डिडक्ट किया गया है। और वो एक सर्टिफिकेट क्या करेगा, इशू करेगा डिडक्टर, किसको, यहाँ पे डिडक्टी को, यहाँ पे कि आपका इतना अमाउंट क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया है। तो जब सामने वाला पर्सन अपनी इनकम टैक्स फाइल करेगा तभी जाकर वो क्या कर सकता है, अपना रिफंडेबल अपना क्लेम कर सकता है, अदरवाइज वो क्लेम भी नहीं कर पाएगा। जो जो भी TDS का अमाउंट आपका डिडक्ट किया जाता है, मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। सपोज दैट कि आपको हर महीने सैलरी मिल रही है 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो हर महीने आपका TDS काटा गया है 10% के रेट के हिसाब से। तो आपका जो TDS काटा गया है यहाँ पे, जैसे मान ले तो पूरे साल की जो इनकम होगी वो 12×5 = 6 लाख रुपए हो गई यहाँ पे। अब 6 लाख रुपए आपको मिल रहा है तो उस वाले केस में आपका इनकम टैक्स बन रहा है यहाँ पे, सपोज दैट 1 लाख रुपए बन रहा है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरी टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स के बिहाफ पर 1 लाख रुपए बन रही है, बट मैं उसमें से ऑलरेडी मैं पे भी तो कर चुका हूँ। अब वो कितना पे कर चुका है, वो हर महीने 5,000 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा था, तो मैंने कितना टोटल अमाउंट दे दिया होगा उनको, 60,000 में रुपए दे चुका हूँ, मतलब ये 60,000 रुपए मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूँ। तो 1 लाख रुपए मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी, बट मैं ऑलरेडी कितना दे चुका हूँ, 60,000 रुपए दे चुका हूँ। तो जो 40,000 रुपए का जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो 40,000 रुपए ही मेरा क्या बनेगा, अपनी प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। मैं दूंगा 1 लाख रुपए ही, बट 60,000 रुपए मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब मैं जो अमाउंट दूंगा उसको 40,000 रुपए दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है
कि सपोज दैट आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 10,000 रुपए, बट मैं दे चुका हूँ 60,000 रुपए, तो उस वाले केस में 50,000 रुपए मैं आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे चुका हूँ। तो जो 50,000 रुपए मैंने जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को दिए होंगे वो 50,000 रुपए का तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका रिफंड तुम्हें मिल जाएगा। जो बैंक आप क्या करोगे इनकम टैक्स के अंदर फाइलिंग करते वक्त जो ऐड करोगे उसके अमाउंट में क्या होता है, वो अमाउंट आपको रिफंडेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो टीडीएस डिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस सिंपल सा होता है यहाँ पे कि सबसे पहले डिडक्टर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि भाई उस पर कितना परसेंट आपका टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होगा। तो जब वो टीडीएस का रेट जब उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो उस अमाउंट पर आपका टीडीएस का अमाउंट क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। और आफ्टर डेट वो क्या करेगा, उस टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करने के बाद उस अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करेगा। और सामने वाला पर्सन क्या करेगा, उस सामने वाले पर्सन को जितना भी अमाउंट उसका बनता है वो अमाउंट क्या कर देगा, पे कर देगा। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। और TDS deposit, the deducted TDS amount is then deposited by the deductor to the government within the stipulated time। इसका मतलब समझना है यहाँ पे कि जब हम डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे, तो डिपॉजिट कौन करेगा, जो पर्सन TDS डिडक्ट करता है। तो जैसे मान लो कि मेरा TDS किसने डिडक्ट कर लिया था, यहाँ पे ड्रीम 11 ने एक प्रकार से डिडक्ट करा था। तो ड्रीम 11 क्या होगा, ऑर्गेनाइजर होगा। तो उस वाले केस में क्या होगा यहाँ पे कि जो मेरा TDS है उसने डिडक्ट कर लिया, तो TDS जो वो क्या करेगा यहाँ पे एक प्रकार से डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। वो एक टाइम के पीरियड के अनुसार करता है, ऐसे नहीं कि कोई भी एक टाइम दे देगा यहाँ पे, उसके बेस पर होता है यहाँ पे। तो उसकी एक टाइम होता है यहाँ पे, उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका यहाँ पे आपका डिपॉजिट किया जाता है। और इसकी जो लास्ट डेट होती है TDS डिपॉजिट करने की, वो 7 तारीख होती है, हर महीने की 7 तारीख। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, और जो आपका लास्ट वाला जो मंथ होता है अप्रैल वाला, उसके अंदर आपकी क्या होती है, 30 तारीख होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी जो चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे, वो चल रहा है आपका जुलाई चल रहा है। तो जुलाई महीने के अंदर जो भी मैंने इनकम कमाई होगी, तो उस इनकम पे उसने TDS मेरा क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। तो उसको TDS डिपॉजिट कब करना पड़ेगा, अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले। अगर वो 7 तारीख के बाद फाइल करता है तब उसके ऊपर क्या रखता है, आपके पेनल्टी और आपके चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या था, आपका फाइलिंग रिटर्न आता है। द डिडक्टर फाइल्स TDS रिटर्न क्वार्टरली और एनुअली विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेलिंग द TDS डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। इसका मतलब समझना है कि जब लास्ट में हम डिपॉजिट कर देते हैं अमाउंट को, उसके बाद वो क्या करता है, जो डिडक्टर होता है वो अपनी TDS की रिटर्न फाइल करता है, यहाँ पे क्वार्टरली भी करता है और एनुअल भी करता है विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी डिटेलिंग होती है आपकी TDS की डिडक्टेड की, कि भाई किसने मेरा TDS क्या करा, डिडक्ट किया था, किस किस का TDS डिडक्ट किया है और कितना अमाउंट क्या कर लिया, डिपॉजिट कर लिया। तो ये TDS डिडक्शन का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे भाई उसका कितना रेट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, उसकी इनकम कौन सी है। फिर उसके बाद हम TDS को काटने के बाद हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं। और डिपॉजिट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिटर्न फाइल करते हैं TDS की, जो आपकी क्वार्टरली और जो आपकी एनुअल दोनों होती है। उसके बाद अगर मैं TDS रिफंड की बात करूं, तो if excess TDS has been deducted compared to the actual tax liability of the deductee, they can claim a refund by filing an income tax return। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो TDS रिफंड होता है वो TDS रिफंड आपको कब होगा, तो TDS का जो भी अमाउंट आपका डिडक्ट किया गया है, तो रिफंड आपको तब होता है जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो ही आपका अमाउंट क्या होगा, वो उसका सेट ऑफ होता है और तो ही अमाउंट आपको क्या मिलेगा, रिफंड होता है। अगर आप TDS का अमाउंट आप एक प्रकार से जो भी आपका डिडक्ट किया गया है और अगर आप अपनी इनकम टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो आपको कोई भी TDS का रिफंड नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिस कंडीशन के बेस पर आपका TDS रिफंड होता है। और लास्ट में अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आपका कंप्लेंट्स प्रोवाइड करता है आपको, लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है यहाँ पे, बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बीच में ब्लैक ट्रांजेक्शंस हो रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपकी रेवेन्यू जनरेशन है यहाँ पे, गवर्नमेंट की यहाँ पे रेवेन्यू क्या होती है, यहाँ पे जनरेट होती है, उसके बेस पर फिर गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। और TDS की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट इनकम होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, कंसल्टेंसी फीस हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, आपका ऑनलाइन गेमिंग हो गया। हर एक अलग अलग इनकम है, मतलब कि जहां से भी पर्सन को लगता हो कि मेरी इनकम यहाँ से हो सकती है, तो उस पर्सन उस इनकम के सोर्स पर क्या लगता है, आपका TDS एप्लीकेबल होगा। और TDS जो एप्लीकेबल होता है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 पर्सन होते हैं, एक डिडक्टर होता है, एक डिडक्टी होता है। डिडक्टर जो TDS को डिडक्ट करेगा, डिडक्टिव कौन होता है, जो TDS जिसका अमाउंट TDS का आपका डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो डिडक्टर होता है उसके पास 10 नंबर होना कंपलसरी है।
और जो डिडक्टी होता है उसके पास पैन कार्ड नंबर होना कंपलसरी है। अगर उसके पास 10 नंबर नहीं होगा तो वो कोई भी अमाउंट टीडीएस का डिडक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर मान लो इन केस अगर मान लो जो डिडक्टी है अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं होता तो उसका टीडीएस तो डिडक्ट किया जाएगा, बट वो फ्लैट रेट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है 30% या 20%। वो आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस का डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जो टीडीएस उस पर क्या करता है, काम करता है। तो सिंपल सी बात है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि टीडीएस इस क्या है, क्रुशियल मैकेनिज्म है इन द इंडियन टैक्स सिस्टम टू इंश्योर द एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड द प्रिवेंट टैक्स इवेजन। Both deductor and deductees need to understand their roles and the responsibilities under TDS provision to comply the tax law effectively। तो ये पूरा क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट होता है टीडीएस का। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।